आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यानी ये पेटेंट हो जाने से हमारे को ये समझे कि हमारी जो एंसिलरी यूनिट्स होती थी इंडस्ट्रीज को, उनमें भी रोजगार बढ़ेगा। निश्चित तौर पे हम सभी को पता है कि जो एक MSME इंडस्ट्री है, ऑन एवरेज इंडिया का ये डेटा है कि ऑन एवरेज 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे कम से कम 4 से 5 लोगों को MSME सेक्टर में जॉब मिल जाता है। हाँ। क्योंकि अब कोई भी टेक्नोलॉजी जब करते हैं तो उसमें ना केवल डिजाइनर की, इंजीनियर की जरूरत है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिप्लोमा होल्डर्स, ITI होल्डर्स, इवन लेस सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए MSME सेक्टर में टेक्नोलॉजी जाने से बहुत बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यानी पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो हैं उन सबको भी मदद मिलेगी। निश्चित है, मेरा तो मानना है कि न केवल पॉलिटेक्निक, IIT, बल्कि जो लोग अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, तो फॉर्मल टेक्निकल डिग्री नहीं है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बहुत खूब। हमारा इसी में सेक्शन का एक अगला क्वेश्चन है NEP 2020, जिसकी बात आपने की। NEP 2020 encourages flexibility and multidisciplinary learning. How is NITTR Bhopal embedding NEP ideals in its teacher training framework? So, ये बड़ा आवश्यक हो गया है कि हम इस बात को नीटर भोपाल अगर ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करता है तो अन्य संस्थानों को और भारत में तकनीकी शिक्षा के शिक्षकों के लिए ये ठीक से समझ पाना, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हमने जो कार्यक्रम डिजाइन किए हुए हैं, हमने मास्टर डिग्री प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, PhD प्रोग्राम डिजाइन किए हैं। इन सारे प्रोग्राम से इंक्लूडिंग जो हमारे जो PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, आने वाले समय में हम UG प्रोग्राम्स भी ऑफर करेंगे। इन सारे प्रोग्राम्स में NEP के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपने बात किया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का, तो हमने ये सारे प्रोग्राम्स में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का स्कीम डाला हुआ है। हमने उन प्रोग्राम्स के अंदर आप मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी, ये सारे भी अप्रोच हमने प्रोग्राम्स के अंदर इनकलकेट किया है, जिससे कि विद्यार्थी वो अपने लर्निंग पाथ खुद सेलेक्ट कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चा मान लीजिए BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और उसकी इच्छा सी थी कि वो AI मशीन लर्निंग में काम करे, तो वो BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते AI मशीन लर्निंग के करीब 18 से 20 क्रेडिट्स के कोर्सेज करेगा, जो हम अपने संस्थान के शिक्षकों के माध्यम से या जो NPTEL का MOOC का प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से ऑफर करेंगे, ताकि विद्यार्थी BTech करते करते 4 साल के अंदर BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ वो माइनर के रूप में AI मशीन लर्निंग सब्जेक्ट्स की भी डिग्री हासिल कर सके। बहुत इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ें या वो IoT में पढ़ें या वो कोई और रोबोटिक्स में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको उनके जो पिछले एग्ज़ाम्स की मेरिट है उसके कारण उनको वो सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे छात्रों को अपना लर्निंग पाथ खुद सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, और न केवल इतना ही, बल्कि एक जैसे शिक्षा के उद्देश्य में से ये भी है कि लर्निंग टू लर्न, ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये एटीट्यूड है, ये स्टूडेंट्स में डेवलप होगा कि वो अपने आप पे भरोसा करके कुछ कोर्सेज को वो स्वयं पोर्टल के माध्यम से या MOOC के माध्यम से, जैसे भारत सरकार ने किया है कि ABC है, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सिस्टम अभी उपलब्ध कराया गया है। अपार ID एक नया सिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हर स्टूडेंट्स का उसका एक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट होगा, तो उनके माध्यम से वो स्टूडेंट्स जो है वो अपना लर्निंग पाथ जो है वो खुद का खुद इस्टेब्लिश कर सकेगा, और उसके जितने भी क्रेडिट्स हैं वो क्रेडिट्स जो है वो एकेडमिक बैंक का क्रेडिट में डिपॉजिट होकर के वो अपने आप को उन क्रेडिट्स के माध्यम से एक या एक से अन्य डिग्रियां भी प्राप्त कर सकेगा।
नहीं, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात उठाई हमारे दर्शकों के सामने, लर्निंग टू लर्न। ये जो एटीट्यूड है, इसके लिए एट्रीब्यूट्स बनते हैं और एट्रीब्यूट्स को हम समझते हैं कि NITTR इनकलकेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लर्निंग टू लर्न जो है ये जो हमारे एजुकेशन के जो क्वालिटी एजुकेशन के जो मेजरमेंट के पैरामीटर्स हैं, जिसमें कि आप देखें कि नॉलेज, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, देन नॉलेज की एप्लीकेशंस के साथ कॉम्प्रिहेंशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि जो आपने नॉलेज गेन किया उसको नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता डेवलप करी, उससे आप किस जॉब रोल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो उस जॉब रोल्स के हैंडल करने के लिए लर्निंग टू लर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पर्टिकुलरली जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें मास्टर डिग्री प्रोग्राम का या PhD में, PhD के स्टेज पे बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है, उसको अब कुछ इस तरह की सुपरवाइज लर्निंग की देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इंडिपेंडेंट अपने आप को रिसर्च करता है और उसके बाद एज ए रिसर्चर वर्कआउट करता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी एजुकेशन का, जिसमें कि इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने की हैबिट्स डाली जाए। तो हम लोगों ने इसको ध्यान में रख करके, और ना केवल इतना ही बल्कि अपनी जो भारतीय शिक्षा नीति है, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके साथ साथ हम लोग ये श्योर कर रहे हैं कि हमारे सारे करिकुलम में एथिक्स और वैल्यूज जरूर इनकॉर्पोरेट किए जाए। तो हमारे सारे करिकुलम में आप पाएंगे कि एक तरफ तो एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे AI, मशीन लर्निंग, दूसरी तरफ से भारतीय ज्ञान परंपरा के इनपुट्स, और तीसरा ये इम्पोर्टेंटली सोसाइटी के लिए जो वैल्यूज एथिक्स है, ये अच्छी तरह से उसके साथ इमर्स किए गए हैं, इम्बाइब किए गए। यस, बहुत ही शानदार। मैं इसी सवाल पे आने वाला हूँ IKS पर। अभी जो आपकी बात उठी उससे मुझे कभी जहन में एक बात आई जो कंसर्न हमारे ITDC का भी हो सकता है। हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि हम UGC प्रोग्राम्स तक भी जाएंगे, तो आप ध्यान से सोचें, पुराने समय में जब हम TTI स्टेट लेवल था, उसको फिर नेशनल पर गए और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का संस्थान बनाया भारत सरकार ने। अब ऐसे में जो हमारी USP है वो रिसर्च है। TTI की जो बात की जाए, NITTR की, वो रिसर्च USP रखता है। ऐसे में कहीं आपको नहीं लगता कि हम अगर डाइवर्सिफाई होते गए और हमारे एजुकेशनल एकेडमिक कोर्सेज यानी कि जो कॉलेज लेवल कोर्सेज हैं उनको हम हमारे यहाँ जोड़ते हैं, उससे जो फोकस है आपका वो कहीं ऐसा तो नहीं डाइल्यूट हो जाए या उस फोकस से आप शिफ्ट हो जाए? मैं क्लियरिटी के लिए दोबारा जानना चाहूँगा कि फोकस का मतलब क्या है। यानी हम जो समझना चाहते हैं कि जो आपकी USP है वो कहती है कि आप रिसर्च के लिए बने हैं और टीचर्स जो टेक्निकल हैं उन्हें तैयार करने के लिए बने हैं। अगर हम इस तरह के UGC प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट भी शामिल होंगे, अगर वो आते हैं तो हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट होने की संभावना दिखती है। तो क्या आप कहते हैं? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारा ये अगले 10 साल का, जैसे मैंने कहा, हमारी योजना है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च में अपने आप को देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम तो जब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च, इसको मेरू कहते हैं साहब। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आवश्यक है कि हम रिसर्च एक्सटेंसिवली करें, जिसको बाद में एजुकेशन तक ले जाए। बस यही हम समझना चाहते हैं। ये सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की एक पहचान होती है कि नॉलेज क्रिएट करना और फिर उस क्रिएटेड हुए नॉलेज को अंडर ग्रेजुएट और PG कोर्सेज के माध्यम से उसको डेसिमिनेट करना। बहुत सही, यही हम चाहते थे अब आपसे सुनना। और हम सेक्शन के आगे बढ़ते हुए हमारे ITDC दर्शकों को बताएं कि एकेडमिक इनोवेशन में IKS इंटीग्रेशन, इस पर अगला सेगमेंट है और इसमें हमारा सवाल है, योर इंस्टीट्यूट नाउ रन्स स्वयं SWAYAM courses on the Indian Knowledge System IKS and week-long FDPs on IKS Science and Technology. How are you weaving IKS into mainstream engineering pedagogy for faculty?
संस्थान स्वयं पर भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रम और IKS आधारित जो FDP संचालित कर रहा है, आप IKS को इंजीनियरिंग शिक्षा शास्त्र में किस तरह पिरो रहे हैं, इस पर हम आपका मत देखना चाहेंगे। आपको मुझे साझा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी हमने 1 साल हो रहा है, पिछले साल जुलाई के महीने में भारतीय ज्ञान परंपरा पे एक कोर्स लॉन्च किया था इंग्लिश में जी। और उस कोर्स का रिस्पांस इतना अच्छा था कि अभी तक उस कोर्स में 17,000 लर्नर्स ऑलरेडी इनरोल्ड है। आपने बात करी शिक्षकों को क्या फायदा होने वाला है, तो करीब 3,700 शिक्षक भी इनरोल्ड हैं छात्रों के साथ साथ। वाह, तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 22% शिक्षक हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो कोर्स है स्वयं पे जो चल रहा है उसको वो उसमें लर्न कर रहे हैं। और जब वो इस कोर्स में लर्न करके वो शिक्षक खुद को तैयार कर सकेंगे तो जो हमारी जो ट्रू स्पिरिट है भारतीय ज्ञान परंपरा की, कि वो एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट होने के बजाय हर सब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट बने। जैसे कि हमारा अगर शिक्षक मान लीजिए वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो मैथमेटिक्स में वैदिक गणित का इनपुट आए, यानी हम उसको अमलगम की तरह देख सकते हैं। हाँ, नहीं अमलगम तो मैं सही सेंस में नहीं कहूँगा। अमलगम तो इकट्ठी की हुई चीजें होती हैं जो अभी हम ऑफर कर रहे हैं। हम उस अमलगम में से सेपरेट करके जिसको जहाँ पे जाना है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में एनर्जी की बात की गई है, तो हम वेद से एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स की क्लास में ले जाए, इनकॉर्पोरेट करें। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो वैदिक गणित को हम मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़ाएं। अगर हम बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे बोस द्वारा, रमन द्वारा, ये जो काम भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में जो हमारे अपने वैज्ञानिकों ने किया है उनको हम उन कोर्सेज में इनकॉर्पोरेट करें। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि हर क्षेत्र में, चाहे हम मान लीजिए आर्किटेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आर्किटेक्ट में हमारी अपनी जो आप देखें हमारे जो टेम्पल्स हैं, ओल्ड टेम्पल्स 6,000 से लेके 8,000 तक का कोई उसकी उम्र की लोग बिफोर BC जाते हैं, गणना करते हैं। तो उनमें इवन अपने मध्य प्रदेश में भोज टेम्पल है, ये 12वीं सदी का है। बिल्कुल है। तो उसके अंदर जो आर्किटेक्ट है उसको अपने आर्किटेक्ट कोर्स में क्यों ना लेके आया जाए। बिल्कुल हम ये क्यों मान के चलें कि जो भी कुछ आर्किटेक्ट की टेक्नोलॉजी है वो बाहर से इंग्लिश लोगों के द्वारा या यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री के माध्यम से आई। सही मामले में समझे कि हमको उस तरह के सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम, क्योंकि हमारे अपने वेदर कंडीशन अलग हैं, हमारा रहन सहन खान पान अलग है, हमारा जो सोशल फैब्रिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए आज के डेट में हो सकता है कि विषय बाहर चला जाए, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनती हैं 80, 90, 90 फ्लोर्स की, और उसमें परिवार रहते हैं। कुल मिला दें सारे एक स्टोरी में, एक बिल्डिंग में फैमिली। हाँ, तो आप पाएंगे कि लेटर से 200 लोग हैं या 300 लोग हैं। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ तो 200-300 का एक परिवार हुआ करता था। सिस्टम तो हमारी अपनी जो भारतीय सोच है या समझ है, संस्कृति है, उसके अनुकूल हम आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से वो कॉन्सेप्ट ले आए कि हमको किस तरह के हाउसेस की जरूरत है। हम अपने हाउस के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपनी प्रकृति को कैसे बचा के रखेंगे, हम एनर्जीज की जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी उसको कैसे संजो के रखेंगे, हम एनवायरमेंट्स को कैसे संजो के रखेंगे। ये सारी चीजें हम भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विशेषतः उसको लाना चाहेंगे, जिससे कि उन विषयों का भी आगे विस्तार हो सके और दुनिया के अन्य देश भी उनको पढ़ें और समझें। यानी हम ट्रेनिंग फ्रेमवर्क पर रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगला हमारा सेक्शन है यानी IKS
इंटीग्रेशन की बात चल रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज AI, इंडस्ट्री 4.0, 4.0, XR डिमांड न्यू टीचिंग स्टाइल्स. What upgrades are planned in faculty development labs and digital studies studios to keep pace? यानी हमारी AI इंडस्ट्री 4 और XR की बात कर रहे हैं, इससे शिक्षण शैली हमारी बदल रही है और फैकल्टी डेवलपमेंट लैब्स और हमारे जो डिजिटल स्टूडियो हैं उनको अपग्रेड करने की आपकी योजनाएं क्या है? आपको जैसा कि शायद विदित होगा ही कि हमारे पास बेस्ट स्टूडियो फैसिलिटी पहले से ही थी मेंटेन कर रहे हैं और हम उसको अभी बिल्कुल नया रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं. स्टूडियो का हमारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है. 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका काफ़ी फाइनल स्टेज में है, जिसमें हम सारे इक्विपमेंट्स को रिविजिट कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ. और इसके साथ साथ आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हुई कि हमारे पास ना केवल स्टूडियो है बल्कि स्टूडियो में जान डालने के लिए मेरे पास प्रोडक्शन मैनेजर, वीडियो टेक्नीशियंस, स्क्रिप्ट राइटर, साउंड टेक्नीशियंस, कैमरामैन, वीडियोग्राफर, ये सारे मैन पावर, रेगुलर मैन पावर हमारे पास उपलब्ध है, जो इन काम को रेगुलर तरीके से हम अपने कोर्सेज के डिज़ाइन में हमको वो सहयोग करते हैं. इसके साथ साथ हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा आर्काइव है, जिसमें किसी भी प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग के बाद पोस्ट एडिटिंग इफेक्ट्स और विजुअल्स डालने के लिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग यूजर सेंस क्रिएट होता है, जैसे अट्रैक्शन क्रिएट होता है मल्टीमीडिया का, वो उसका एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है हमारे पास. इसके साथ साथ आपने बात करी डिजिटल के लिए, तो डिजिटल एजुकेशन के फील्ड में हमारा अपना एक स्वयं जैसा ही प्लेटफॉर्म है, उसको हम बोलते हैं ई प्रशिक्षण. उस ई प्रशिक्षण के माध्यम से हम जितने प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, करीब साल में 300 प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर करते हैं. हाँ, और वो जो ई प्रशिक्षण के पोर्टल उसकी जो बात है उसका आपकी मास्टरी है जी, हमने लिखा है. हाँ, तो ई प्रशिक्षण पे हमें करीब 300 प्रोग्राम्स हैं और ना केवल वो प्रोग्राम्स हम ई प्रशिक्षण के माध्यम से ऑफर करते हैं, बल्कि उस प्रोग्राम्स की ऑल डिटेल्स, जैसे ये लर्नर्स को यहाँ पे प्रोग्राम में रजिस्टर करने से पहले उसको जो जानकारी चाहिए कि वो क्या सीखने वाला है, उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा, चाहे वो 1 वीक का प्रोग्राम हो या 2 वीक का प्रोग्राम है या लंबे समय का प्रोग्राम है, तो वो सारी डिटेल्स भी उसको लर्नर्स को पहले ही प्राप्त हो रहती है. रजिस्ट्रेशन के समय वो देख सकता है और उसके बाद वो अपने आप को रजिस्टर कर ट्रांसपेरेंट आपने रखा है पूरा. और इसके हमारा एक बड़ा ही बहुआयामी उद्देश्य ये है कि ये जो हमारा ई प्रशिक्षण है, हम इसमें आने वाले समय में हजारों की संख्या में मूक कोर्सेज डालें, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स. ये मेरा मानना है कि जो आने वाला एजुकेशन है, जो पूरा अपने देश का एजुकेशन का जो पूरा जो फ्रेमवर्क है या आप ओवरऑल जो सिनेरियो है, वो डिजिटल एजुकेशन की दिशा में जा रहा है. बिल्कुल जा रहा है. हमारा जो एक बहुआयामी उद्देश्य है कि जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, उसमें हम 2035 तक उसको 50% ले जाना चाहते हैं. आज के डेट में जो 28.4% है. इस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा ये बहुत फर्म बिलीव है कि एकमात्र कोई संसाधन है तो वो डिजिटल एजुकेशन है. और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के कारण जो सही सेंस में डेमोक्रेसी देश में है, तो डिजिटल डेमोक्रेसी है. वंडरफुल. हर गांव तक, हर कोने तक, हर क्षेत्र तक ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एडवांटेज लेकर के हम पूरी दुनिया को एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ये सिद्ध कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है. बिल्कुल. मैं कभी एक बार जब सब्जेक्ट अगला बनेगा जिसमें कि हम डिजिटल डेमोक्रेसी जो आपने बात की है उसको उठाएंगे, तो वो एक पावर प्लेटफॉर्म है, पावर डेमोक्रेसी, यानी
पैरेलल डेमोक्रेसी कैसे वर्कआउट करती है और फोर्स बन जाती है, उस पर कभी जब भी समय मिलेगा तो हम लोग इस पर जरूर आपसे बात करेंगे। हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है रिसर्च कंसल्टेंसी इंडस्ट्री इंटरफेस, यानी रिसेंट एमओयूज जो हुए हैं, रिसेंट एमओयूज सच एज BIS कन्वेंशन with BIT Raipur collaboration show NITTR Bhopal's expanding consultancy footprints. Which upcoming partnership excites you most and why? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंसल्टेंसी की फील्ड में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे काम करना शुरू किया है। आपने कहा मोस्ट एक्साइटिंग, तो आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन के लिए HAL के साथ MOU साइन किया। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। हाँ। और हमारा ये आने वाले समय में प्लान है कि हम मध्य प्रदेश की भोपाल की इंडस्ट्रीज को भोपाल में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कंपोनेंट्स और उसके उपकरण बनते हुए देखें। लाइट कॉम्बैट, हाँ, LCA के। और आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने सीरियस हैं कि 12 इंडस्ट्री को भोपाल की हमने HAL में रजिस्टर करा दिया है। भोपाल यस, भोपाल के 12 इंडस्ट्री को। ना केवल इतना ही, आपने कहा ना मोस्ट एक्साइटिंग, 4 अगस्त को 12 लोगों की टीम हमारे प्रोफेसर्स के साथ HAL नासिक विजिट करने जा रही है। उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने जा रही है जिसको हम डेवलपमेंट के लिए अपने यहाँ लेंगे। NITTR उसमें एज ए कंसल्टेंट काम करेगा, जिसमें डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग की कंसल्टेंसी देगा उनको। और हमारी वो जो 12 इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है वो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। और मैन्युफैक्चर करने के बाद हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमने अपने यहाँ भी इकोसिस्टम, जिसको हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, वो तैयार किया है। उस इकोसिस्टम के अंदर, हाँ, उसके अंदर हमने न केवल अपनी लैब्स को अपग्रेड किया है ऑटोमेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्कि हमने इंडस्ट्रीज को कोवर्किंग स्पेस दिया अपने कैंपस के अंदर। अच्छा, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आकर के और खुले तौर पे डिस्कस कर सकें और हम उनके उस प्रोसेस में सहयोग दे सकें। ओन कैंपस। तो उस कोवर्किंग स्पेस के कारण ये जो 12 नंबर आपको सरप्राइज सा लग रहा था, उसका कारण यही है कि इंडस्ट्री हमारे कैंपस में अपना प्रीमाइस समझ के जब बैठ रही है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बिल्कुल, वो ट्रस्ट गेन हो रहा है कि संस्थान उनके लिए उसने पूरे दरवाजे खोल रखे हैं। और इसके कारण हम 12 इंडस्ट्री को HAL में रजिस्टर करा पाए, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है डिफेंस में प्रोडक्शन के लिए रजिस्टर करना। बिल्कुल होता है। तो एक सबसे चैलेंजिंग जो टास्क है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए वो है क्वालिटी कंट्रोल का। हमने डिफेंस के रिटायर्ड GM को एज ए क्वालिटी कंट्रोल जो एक्सपर्ट्स रहे उनको भी इम्पैनल किया अपने इंस्टीट्यूट में, जो रिटायर्ड है। ओके, ताकि वो जो टेस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो इनिशियल स्टेजेस पे एसेस कर सकें और अपने मैन्युफैक्चरर्स को बता सकें कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किन किन पैरामीटर्स पे टेस्ट होने वाला है। ओके, वो असेसमेंट रिपोर्ट हम जनरेट कर सकें, वो हम कंसल्टेंसी दे सकें, वो गाइड कर सकें। हाँ। तो इसके कारण ये जो 12 नंबर दिख रहा है वो जो ट्रस्ट इसके कारण बिल्डअप हुआ है कि हमारे पास ना केवल एक मार्केटिंग का सेटअप है HAL के साथ, बल्कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल और डिजाइन और इन हाउस कैपेसिटी है जो इंडस्ट्रीज को उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स में कंसल्टेंसी के रूप में, एज ए डेवलपमेंट डिजाइन इनिशिएटिव्स के रूप में उनको सहयोग दे सकती है। आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज, नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।